हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। कैसे हो? ओके, ठीक है, चलो बेटा। तो फिर इन चैप्टर नंबर 15 वेव्स, अब तक जो हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो एक बार दिमाग में रिकॉलिंग कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें आप सभी को पता चले कि चलो अब हम क्या करने वाले हैं। चलो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में से हमने थोड़ी कुछ डेफिनेशंस देखी थी, इफ यू रिमेम्बर, है ना? यदि आपको याद है तो, इफ यू कैन रिमेम्बर। और दूसरी बात, जो भी बात या फिर जो भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार तो आपको दिमाग में लाना ही होगा मिनिमम, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो आपको पता चले। तो पिछली बार जो किया था वो आपने रिकॉलिंग किया होगा, तो तभी आपको अभी थोड़ा कुछ पता चलेगा। तो वेव्स में हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे, रियल लाइफ में वेव्स कहाँ कैसे यूज होते हैं, हमने वीडियो भी देखा था, डेफिनेशन भी हमने देखी थी, फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, पीरियोडिक टाइम की, वेव वेक्टर की, है ना? ये सारी डेफिनेशंस इतना सब कुछ हमने देखा था। सो नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज, लेट्स check. And one more thing, we have also learned that there are mainly two types of waves: transverse wave and longitudinal waves in such one type. हमने दो तरीके से, चलो वेव्स के किस टाइप के वेव्स होते हैं वो हमने देखा था, लेकिन एक टाइप में हमने वो देखा था कि वेव्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, है ना? याद रखेगा, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। और इन दोनों के बिटवीन क्या कुछ फर्क है वो भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूड में मेनली डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसवर्स में मेनली मीडियम्स कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि कोई भी पार्टिकल वगैरह कुछ भी जो कुछ भी है वो परपेंडिकुलर कंटिन्यूस ऑसिलेट करेगा, है ना? जो भी डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रहा है उनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और लॉन्जिट्यूड में क्या होगा कि जो डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रहा है वही सेम डायरेक्शन में मीडियम्स कॉन्स्टिट्यूट विल बी ऑसिलेट, और वी कैन आल्सो से वाइब्रेटिंग। ओके, सो now let's say, suppose let's I'm giving one such example. We have seen that example. If we have stretch any string and one of the end be with any rigid support and another end maybe whatever freely, or we can build a small mass, or another example, by rigid support we hang some object by string, and then we can give some moment at that time। चलो वेव्स उसमें से ऑसिलेट हो रहे हैं, यानी कि प्रोपागेट हो रहे हैं, यानी कि चलो इस ये हाथ में मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बांध रखी है, ठीक है? सपोज अभी तो है नहीं, लेकिन देखो सपोज मेरे पास ये वायर तो है, इफ पॉसिबल हो सके तो। ओके वेट, ओके मैं निकाल देता हूँ ताकि प्रैक्टिकल अच्छी तरह हो पाए। ये क्या हुआ, अब जब छोटे थे तब आपको तो पता ही होगा, मैं ऐसा तो थोड़ी कुछ तो तरक्की करते ही रहते थे, अभी तो मुझे याद आ गए। चलो ठीक है, चलो वायरिंग हमें काम आएगा, ठीक है? कैसे कि चलो ये कान से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है? और अनदर एंड्स यदि मैंने स्ट्रिंग रख के यहाँ से वेव्स क्रिएट किया तो वेव्स क्रिएट होते हैं ऐसे। यहाँ तो पैसे को पॉसिबल नहीं, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में देखा था, चलो एक स्प्रिंग के साथ हैंग किया हुआ था उसमें से पेंसिल, तो वहां पे हमने देखा कि वेव्स कैसे क्रिएट होते। तो एक रिजिड सपोर्ट के मैंने बांध के रखा, दूसरे सपोर्ट यहाँ से मैं कर दूंगा, वेव क्रिएट होने वाले हैं और हो सकते हैं। चलो तो कोई बात नहीं। तो वैसे हम कोई भी स्ट्रेच वायर रखते हैं तो, या फिर थ्रेड रखते हैं, तो उनमें बेटा कैसे वेव्स क्रिएट होते हैं, तो उसमें लॉन्जिट्यूडनल नहीं लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट होते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स जो क्रिएट होते हैं तो उसका ऑसिलेशन या फिर इसकी वेलोसिटी या फिर हम बोल स्पीड, वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें वो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली रिसर्च किया हुआ है, तो हम उसके बारे में बता देते हैं। सुनिए, तो इस टाइप की जब भी स्ट्रेस क्रिएट होता हो, या फिर यदि हम मास हैंग करते हैं तो उनमें टेंशन क्रिएट होता है, इफ यू नो, है ना? अब टेंशन एक वो क्वांटिटी रही, फिजिकल क्वांटिटी, वो तो हमें पता है टेंशन क्या होता है। और दूसरी बात,
और मगज के टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मास या फिर वगैरह कुछ हैंग करते हैं तो देखो उसमें कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होता है, वन सच टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, और हम टेंशन फोर्स भी बोलते हैं कई बार। और दूसरी बात कि लीनियर मास डेंसिटी, अब आप बोलोगे सर वो लीनियर मास डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का तो मतलब तो हमें पता है नॉर्मली डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, लेकिन मैंने बोला लीनियर मास डेंसिटी यानी कि जो भी मास है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करना है। सपोज ये मेरे पास बॉल पेन है, देखो, है ना, तो उसकी लेंथ आई थिंक 10 to 15 सेंटीमीटर होगी। तो देखो विश्व की जितनी भी पेन है उन सभी का मास सेम नहीं हो सकेगा इतनी लेंथ की हो तो नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि कोई मेटलिक है कोई प्लास्टिक है, यानी कि पर यूनिट लेंथ कितना मास है उससे हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है यहाँ पे। तो हम वायर के लिए ले स्ट्रेस वायर के लिए ले रहे हैं तो उससे हमें मिलेगा लीनियर मास डेंसिटी। तो ये दो कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, आई एम वाइट स्क्रीन विथ यू एंड we'll study further. See, okay, now I think you have visible white screen. If no, then tell me, and if you have any doubt then also you can ask to me. Okay, now let's start. Speed of a transverse wave, speed of transverse waves on straight string. Let's rewrite. Speed of transverse ओके स्पीड फाइंड करनी है लेकिन ट्रांसवर्स वेव की, बट इन वेयर, है ना, लेकिन कहां पे फाइंड करनी है? देन ऑन अ स्ट्रेट वायर, और वी कैन ऑल्सो सी वायर नहीं ले सकते तो स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी प्रॉपर वर्ड हम यूज कर सके, स्ट्रिंग और वायर। टेक्स्ट बुक में वैसे 1 मिनट स्ट्रिंग ले लेता हूँ, टेक्स्ट बुक में स्ट्रिंग दिया हुआ मुझे याद आ गया, स्ट्रिंग। ओके बेटा इतना पता चल गया होगा अब आपको, ठीक है। ओके सपोज एनी एग्जांपल आप ले लो कि ट्रांसवर्स वेव कैसे पास आउट हो रहे, तो मेनली इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग linear mass density, let's say use symbol mu of string, and second thing tension, ठीक है, let's say symbol t. Now if you remember in first sem chapter number 2 we use to dimensional formula or dimensional analytical method for our purpose to calculate one physical quantity to another physical quantity के बारे में relation क्या है, how to find out the relation between one physical quantity to another physical quantity. Okay, so let's use here that method. Let's use dimensional analytical, sorry, dimensional analytical
लिखा नहीं रहा, क्या हो गया भाई 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 भाई। अब लिख रहा मेथड। Let's say V is depend upon mu and V also depend on T, but we don't know how to depends on। देखो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली शो कर दिया कि चलो कैसे डिपेंड कर रहा है और उसका पावर कितना है क्या है, वो कुछ किया हुआ नहीं है। तो यहाँ में मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। सपोज इसके पावर A है और इसके पर पावर B है, ठीक है। सो V इज प्रोपोर्शनल टू म्यू रेस टू A एंड T रेस टू B। ओके, सेव कर लेगा। देखो टेक्स्ट बुक से मैं थोड़ा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्टली बता दिया हुआ है। तो देखो लेट्स से सो v इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट k इज इक्वल टू देयर एंड हमने जो पावर कंसीडर किए थे म्यू एंड t, है ना, म्यू रेस टू a एंड t रेस टू b, where we have to know mu is equal to linear, बोलिए, मास डेंसिटी। ओके ठीक है। देखो लीनियर मास यानी कि मास पर लेंथ ये होता है, ठीक है। तो हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा। और दूसरी बात रही टी, टेंशन, ठीक है। चलो ये जो भी कुछ भी हमें मिला उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी का तो हमें पता है, के कांस्टेंट का तो हमें मिलेगा नहीं, म्यू का पता है और टी का भी पता है। लेट्स से बी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगी, यहाँ पे लिख दो, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। v का तो हमें पता है, चलो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वेलोसिटी, तो m0 l1 t माइनस 1। राइट हैंड साइड के लिए कुछ नहीं मिलेगा, म्यू मास पर लेंथ, चलो मास पर लेंथ, मास यानी कि m1 पर लेंथ यानी कि l माइनस 1 एंड t is 0 एंड रेज टू पावर स्मॉल a एंड टी टेंशन, टेंशन के लिए तो हमें पता है टेंशन यानी कि फोर्स, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 और रेज टू बी। और एक बार देख लो कि कई बार पावर पॉजिटिव 1 होता है तो हम नहीं लिखे तो भी चलता है, ठीक है। वैसा नहीं कि लिखना जरूरी है, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखो एम एल टी माइनस 2 तो चलेगा, लेकिन -1 हो तो लिखना पड़ता है। सिर्फ एक प्लस होता है तो हम नहीं लिखे तो भी चलता है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऑल दिस। सो m रेज टू a इज हियर, l रेज टू -1 a, सो माइनस a हियर। चलो m रेज टू b, t रेज टू तो फर्स्ट टर्म में तो 0 ही होगा, ठीक है। m रेज टू b, l रेज टू b एंड t रेज टू -2b। ओके, सो बेस इक्वल है तो पावर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सो m रेज टू a प्लस b, a प्लस b, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। l रेज टू यहाँ पे माइनस a और यहाँ पे प्लस b एंड t रेज टू ओनली -2b। ओके, so here m raised to 0, l raised to 1 और t raised to -1। ओके देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है एम एल टी की, है ना, जो भी पावर है उसको चलो हम इक्वालिटी करते हैं। ओके सो ओके सेव कर लीजिएगा।
फ्रॉम अबव इक्वेशन, कि इस इक्वेशन से हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, m की लेफ्ट हैंड साइड पावर कितना है 0 और राइट हैंड साइड a प्लस बी, सो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। चलो एक इक्वेशन a मिला, ठीक है। चलो l का पावर कितना है 1 और राइट हैंड साइड कितना है माइनस a प्लस बी, ठीक है। और t का -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड -2b। चलो अब हमें इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है वो तो हमें सोचना है, ठीक है। चलो लास्ट इक्वेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2b, फ्रॉम दैट b इज इक्वल टू 1/2, यानी कि b की वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। चलो वो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। चलो रखते हैं कैसे क्या होता है, लेट्स put the value of b to here, so 0 is equal to a and b is equal to how much plus 1/2, ठीक है। so a is equal to -1/2, ठीक है। इतना हमें मिला। तो देखो हमें जो दो वैल्यूज मिली हुई है, b की 1/2 and a की -1/2, put out those value on above equation, our first equation जहां पे हमने भी जो थिंक किया हुआ था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देखो, एक्स्ट्रा में टेक्स्ट बुक में इतना सारा डिटेल तो है नहीं, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। पुटिंग वैल्यू ऑफ a and b in फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था वो हमें पता होना चाहिए। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। सो वी ऑब्टेन v इज इक्वल टू k, यहाँ पे क्या था म्यू, म्यू पर पावर कितना है, जो भी पावर है वो में लिखना है a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू है -1/2, ठीक है। और दूसरा बात रही t की वैल्यू कितनी मिली हमें +1/2, ठीक है। कितना मिला +1/2, यानी कि बेटा +1/2 पावर हाफ है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ। सो वी कैन सिंपली से v इज इक्वल टू k अंडर रूट में हम ले जाते हैं, सो अंडर रूट t पॉजिटिव पावर, सो और म्यू -1/2 पावर है, तो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं म्यू, ठीक है। तो देखो वेलोसिटीज प्रोपोर्शनलिटी में हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। वो हमने ये सब कुछ एक्स्ट्रा डिराइव किया हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट बता दिया कि चलो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम मिल जाता है, वो आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। लेकिन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो हमने डायमेंशनल एनालिटिकल की मेथड से, एनालिसिस के मेथड से हमने इक्वेशन डिराइव किया। हियर सी we can't obtain dimension of k from this method, वो तो हमें पता ही है। डायमेंशनल एनालिटिकल के एक ड्रॉबैक है कि जो भी हम कांस्टेंट रखते हैं उसकी वैल्यू वगैरह कुछ हमें इसी मेथड से नहीं मिलता है, ठीक है। तो और थ्योरी बेसिस क्या था कि चलो भाई यदि कोई स्ट्रेस वायर है तो उसमें स्पीड किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो वो
टी टेंशन एंड उसकी लिनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, नहीं कि चलो और कोई फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बेटा इसको सेव करिएगा, याद भी रखिएगा कि चलो कैसे डिवाइड करते हैं। सो सिंपल थ्योरम इज देयर, है ना। और देखो कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक में वैसे कांस्टेंट की सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। और v इज इक्वल टू सी अंडर रूट टी बाय म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कांस्टेंट सी हम कुछ भी बता सकते हैं, टेक्स्ट बुक में की जगह सी लिखा हुआ, लेकिन वैसे जरूरी नहीं। ओके, तो आपको बेटा यहाँ तक पता चल जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट वी कैन से द स्पीड ऑफ वेव, द स्पीड ऑफ वेव अलोंग अ स्ट्रेट आइडियल स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रेट आइडियल जो भी स्ट्रिंग है, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द टेंशन, फर्स्ट थिंग देखो टेंशन है ना, एंड linear mass density, linear mass density of that string, but it doesn't depend on any other factor like a frequency or anything। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सो यहाँ पे लिखना तो लिख दो, स्पीड ऑन स्ट्रेट string is depends only tension on string and linear mass density of string, but not depends on frequency। ठीक है बेटा, इतना याद रखेगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पता चल गया बेटा आपको, सिंपल, एक बार रीड कर लीजिएगा, सेव भी कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखो ये जो हमने सॉल्व किया तो इसके रिलेटेड एग्जांपल भी एक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लेट्स आई शेयर टेक्स्ट बुक विथ यू, if possible you can see or not tell me। okay, yes, now it is visible to you। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 15.3, सिंपल, ये वेरी सिंपल, ठीक है, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं। देखो जो भी डेटा दिया है उनसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास रखेगा। 15.3, a steel wire 0.72 मीटर लॉन्ग, चलो लेंथ इज गिवन, है ना, लेंथ इज गिवन 0.72, 0.72 मीटर लेंथ, has a mass 5 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम, चलो मास m 5 into 10 raised to minus 3 kilogram। If the wire is under tension is how much? 60 Newton is there। Okay, what is the speed of transverse wave? देखो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स वेव ऑन दी वायर। सो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हमने इक्वेशन अभी डिराइव किया है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। के की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और दी नहीं है, यदि दी होती तो हम डायरेक्टली रख देते। देखो म्यू इज नॉट गिवन, लेकिन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। सो म्यू हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। कैसे फाइंड करेंगे? mu is equal to m by l। m is 5 into 10 raised to minus 3 and l 0.72, 0.72। so we obtain mu, देखो यहाँ पे फाइंड क्या हुआ है, so 6.9 into 10 raised to minus 3। यूनिट लिखने का मत भूलिएगा, मास so किलोग्राम and length so per meter।
तो देखो बेटा हमें म्यू मिल गई और टी इज गिवन, तो दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में यदि रख दे सिंपली, म्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दे और टी की वैल्यू भी रख देते और दोनों का रूट निकाल दे, सो वी ऑब्टेन द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। तो देखो फाइंड किया हुआ है तो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, v इक्वल टू टी बाय म्यू, देखो इक्वेशन प्रॉपर्ली लिखा हुआ है हमने जो लिखा हुआ है 60 and 6.9 into 10 raised to minus 3, so obtain देखो 93 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर एक बार चेक कर लेगा बेटा कैलकुलेशन, ठीक है, वेरी सिंपल थिंग्स इज देयर। ओके बेटा, okay, let's start another topic. So first of all, now we have seen the speed of transverse waves, and ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। ट्रांसवर्स वेव्स तो वेलोसिटी, देखो ये लाइट है वो भी ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन हमने ट्रांसवर्स वेव के लिए एक एग्जांपल लिया कि चलो कोई स्ट्रिंग है तो उसमें जो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। और अनदर टाइप के वेव्स आज लेक्चर के बिगिनिंग में भी आपको पूछा था, तो अनदर टाइप सच टाइप इज लॉन्जिट्यूडनल। चलो लॉन्जिट्यूडनल यानी कि लॉन्जिट्यूडनल के एग्जांपल तो कई सारे हैं, मैंने फर्स्ट एक लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम जो बोल रहे हैं और सामने कोई सुन रहा है तो वो जो वेव्स क्रिएट हो रहे हैं वो वेव्स कैसे होते बेटा, लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लेट्स स्टार्ट, आई एम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड विथ यू, ओके, न्यू व्हाइट बोर्ड। सो स्पीड ऑफ longitudinal waves, or we can say also sound waves. Take a speed of longitudinal, or we can also say sound waves. याद रखेगा बेटा इतना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चलो ये लॉन्जिट्यूडनल या फिर और साउंड वेव्स वो प्रोपोगेट कैसे करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तब मैंने आपको एक बताया कि चलो वो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और सामने अब बेंचेस पे बैठे कहीं पे भी बैठे हो तो आपको जहां भी आपके पास आवाज सुनाई दे रही है तो इन बिटवीन मीडियम इज मस्ट, मीडियम तो जरूरी है, वैक्यूम में तो आप सुन ही नहीं पाते हो, ठीक है, वैक्यूम में तो कुछ मीडियम ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्या होता है, तो देखो मीडियम में कंटिन्यूस कंडेंसेशन, रेरफेक्शन, कंडेंसेशन या फिर आप अनदर वर्ड्स कंप्रेशन भी यूज कर सकते हो, कंप्रेशन, रेरफेक्शन, रेर यानी कि छूटा होना है ना, रेरफेक्शन, कंडेंसेशन या फिर कंप्रेशन। तो देखो यहाँ पे कुछ 5, 10, 15 मीटर की जो भी दूरी है उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो भी मीडियम के गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो जो मैं बोलता हूँ तो यहाँ से जो आवाज निकलेगी तो कंटिन्यूस यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल विल बी कंप्रेस एंड आप आफ्टर सम डिस्टेंस इट विल बी रेयर, कंडेन रेयर, यानी कि एक जगह बेग रहे हो तो वहां दूसरी जगह पे तो डेंसिटी ऑफ एब्सोल्युटली वो डिक्रीज ही होगी, एक जगह इंक्रीज हो रही, ताकि नवे मॉलिक्यूल तो आ नहीं रहे, तो जितने भी मीडियम है वो उतना ही हो रहा है। तो एक जगह देखो सिंपल ट्रैफिक में, कि ट्रैफिक में रूल्स में आपने देखा होगा, चलो एक जगह पे बाइक यदि इकट्ठे हुए तो दूसरी जगह पे उससे कम हो जाएगी, दूसरी जगह हुए तो एक जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडेंसेशन, रेरफेक्शन या फिर कंप्रेशन रेरफेक्शन से होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 9 में ऐसा कुछ पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, बल्क मॉड्यूलस, है ना। तो बल्क मॉड्यूलस उसके रिलेटेड उनमें से मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उससे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए डिराइव कर सकते हैं। और देखो फर्स्ट मैंने आपको डिराइव करना सिखा दिया ट्रांसवर्स में कि चलो डायमेंशन फॉर्मूला के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। अब लॉन्जिट्यूडनल में डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के मेथड से ही आपको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आपको कोई दिक्कत है, डाउट है तो मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर में पूछ लीजिएगा। मैंने एक आपको डिराइव करके बताया कि चलो डायमेंशनल मेथड से, डायमेंशनल एनालिटिकल मेथड से कैसे डिराइव किया जाता है, वन फिजिकल कॉल अनदर फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेट है, तो वो हम सिंपल डिराइव कर सकते हैं।
तो इस बार टेक्स्ट से जो दिया है वो मैं डायरेक्टली करवा दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ वैसा क्वेश्चन हो तो मुझे पूछेगा। चलो तो देखो ये रही आपके पास व्हाइट स्क्रीन। ठीक है, तो लेट्स से हमें फॉर longitudinal waves let's consider a sound waves। ओके बेटा, साउंड वेव्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और एक मेन बात वो भी आपको याद रखनी है कि लॉन्जिट्यूडल में जो डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट हो रहा है, जो भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वही सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट होने वाला है पार्टिकल। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में होने वाला है। सो साउंड वेव्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे लिखना तो लिख दो। एंड longitudinal wave travel in medium by condensation, or we can say compression and rarefaction। ठीक है, टेक्स्ट बुक में वर्ड्स कंप्रेशन दिया है, लेकिन कंडेंसेशन इज मच क्लियर। ठीक है, कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन या फिर कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। तो वैसे ये लॉन्जिट्यूडल वेव देखो मीडियम में ट्रैवल हो रहे हैं बेटा। ओके, यहाँ तक पता चल गया बेटा? कोई डाउट हो तो पूछेगा, इफ एनी डाउट, है ना। नाउ सी, ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, लेट्स यूज अनदर कलर। द प्रॉपर्टी of medium is defined by bulk modulus, and we know that, what is we know? B is equal to minus P delta V by V. Ready? Or we can write from chapter number 9। एग्जाम में नहीं ऐसे लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 9 में वी ऑलरेडी स्टडीड। ओके, सो एक बात रही। और सी, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है देखो, ये हियर P प्रेशर, डेल्टा V बाय V चेंज हो रहा है, और B क्या है? बल्क मॉड्यूलस, है ना। बल्क मॉड्यूलस इज B, डेल्टा V बाय V चेंज द वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम चेंज हो रहा है। चलो बेटा इतना सेव कर लो, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, लिखना हो तो लिख भी सकते हो। हियर डेल्टा V बाय V इज डायमेंशन लेस। उसका कुछ डायमेंशन है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का तो कैसे चेंज हो सकता है? वो तो चेंज हो ही नहीं पाएगा। ओके, अब देखो, सो बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा जो सेम प्रेशर का है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला
of B is same as P, जो भी प्रेशर का है वो B का रहेगा, यानी कि let's use another color. Dimensional formula of B is equal to क्या होगा, प्रेशर का M1 L-1 T-2, क्योंकि प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर एरिया है ना, फोर्स का M1 L1 T-2 पर एरिया यानी कि डिवाइड बाय L2, सो देयर विल बी रिजल्टेंट M1 L-1 T-2. And one more thing, the propagation of that longitudinal waves is also depend the property of that medium, and property of medium, that is the density. ठीक है, and also sound wave or longitudinal wave depends on density, that is rho, है ना, of medium. So we can derive such that, चलो अब मैं जैसे भी फर्स्ट में मैंने डेरिवेशन किया था वैसे यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो v हमें कैसे मिलेगा, सो b बाय रो, चलो दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला में रख देते हैं, ठीक है। सो b की क्या है, m1 L-1 T-2 एंड डिवाइड बाय रो, डेंसिटी के लिए क्या बनेगा बेटा, मास पर वॉल्यूम, सो m1 L-3 T0. So we obtain m1 get cancel out, L-1 and T-3, so L2 and T-2, m is 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी का स्क्वायर मिला, देखो L2 T-2, यदि L1 T-1 होता तो वेलोसिटी मिलती, ओनली स्पीड ही मिलती, ठीक है, लेकिन स्क्वायर मिला, यानी कि इससे यदि हमें फॉर्मूला चाहिए तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हमने अगले में लिखा था। सो लेट्स आई चेंज द न्यू पेज, ओके। सो from the method of dimensional analytic, the speed of sound wave is given as v is equal to under root, देखो हमने अभी पिछले पेज में किया था ना, v is equal to हमें क्या मिला था, लेट्स सी, एक बार देख लेते थे, b by रो, लेकिन उसका रूट निकलना पड़ेगा, सो b by रो, ठीक है। 1 minute charging is going to end on laptop, so I have to charge this device, okay। तो देखा हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है, ठीक है, और जब भी हम ऐसी इक्वेशन लिखते हैं we also put some constant is there, let's say c, ठीक है, हम लिखना है तो लिख सकते हैं where c is constant, ओके बेटा। तो हमें ऐसे मिला v is equal to c b by रो, देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए हमने डिराइव किया है, याद रखेगा, भूल मत जाएगा, c डायमेंशनलेस है ना, yes or no, and it is dimensionless,
सो v इज इक्वल टू अंडर रूट b by rho, where b is bulk modulus and rho is density of that medium. Yes or no? सारे स्टेप अभी याद रख लीजिएगा, वैसे नहीं कि चलो हम बाद में याद रखेंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे, वैसी कुछ बात नहीं है। अभी हम कुछ भी पूछे तो तुरंत ही हम लिख सकते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट द स्पीड of wave or sound wave or longitudinal wave in fluids is only depends on bulk modulus of medium and density of medium। ठीक है बेटा, bulk modulus and density of that medium। ठीक है, देखो इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं सिंपल। और फ्लूइड्स के लिए ओके, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सपोज ये तो हमने फ्लूइड लिया, फ्लूइड की जगह इफ वी चूज सॉलिड तो क्या होता है ना, क्वेश्चन तो हुआ। ओके, इंस्टेड ऑफ fluid, if we choose the solid medium, then क्वेश्चन मार्क। चलो तब क्या है ना, फ्लूइड देखा तो हमें इक्वेशन मिल गया v इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो, है ना। तो सॉलिड होता तो ओके, लेट्स सी देन if we choose a solid bar, then the speed of longitudinal wave is given is v is equal to, I use another color, v is equal to under root young modulus y by rho, where what is the y? Young modulus of that material or of that solid material। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते थे y बाय रो। ठीक है, सॉरी, इतना याद रखेगा, क्लियर। और डिफरेंट मटेरियल के लिए यंग मॉड्यूलस की वैल्यू डिफरेंट होती है। ओके, और आप ये भी याद रखेगा, देखो सॉलिड और लिक्विड की यदि हम कंपैरिजन करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, तो गैस के प्रमाण में सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी हाई होती है ना। और बिकॉज ऑफ द एंड स्पीड की जो बात करें
speed in solid or liquid is higher than a gas, or higher, why higher? Because of, क्यों ज्यादा है? Because solid and liquid are less compressible, इतना कंप्रेस नहीं होता जितना गैस या फिर एयर, है ना? जितना वो कंप्रेस हो सकता है इतना नहीं कंप्रेस हो सकता। एग्जांपल दो आपको, चलो आपके पास 1 किलोग्राम एयर है, 1 किलोग्राम लिक्विड है और 1 किलोग्राम सॉलिड है ना? तो चलो आप कंप्रेस करो तो ऑब्वियस है कि 1 किलोग्राम की एयर है वो तो छोटे से वॉल्यूम में आ जाएगी, लिक्विड में तो और सॉलिड में इतना ज्यादा कंप्रेस हो ही नहीं सकता। सो आपको इसी से पता चल जाएगा कि स्पीड किस में ज्यादा रहेगी, ठीक है? सो वी कैन राइट, लेट्स यूज, सो हियर solid and liquid are less compressible compared to gases or gas. So its bulk modulus are also differ, यानी कि अलग है। So the speed of sound is higher than gases, है ना? Speed of sound is higher, but in where? In solid and liquid. ठीक है? So the speed of sound is higher in solid and liquid than a gases. ठीक है बेटा? So याद रखो इतना। Okay. So let's stop. I am still here. Okay, clear बेटा? So देखो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस उसके कंपैरिजन में यदि हमने बात की तो हमें पता चला कि बल्क मॉड्यूलस किसका ज्यादा है। देखो बल्क मॉड्यूलस सॉलिड में ज्यादा होता है लिक्विड एंड गैसेस के कंपैरिजन में, यानी कि उसमें साउंड वेव सबसे ज्यादा उसमें स्पीड होती है, नियरली आई थिंक 3000 टू 4000 से लेके 7-8 हजार तक अलग अलग वैल्यू होती है, और लिक्विड की उनसे कम, है ना? लिक्विड की वैल्यू अप टू आई थिंक 2000 से 3000 उनके बिटवीन मीटर पर सेकंड उतनी होती है, और गैसेस में तो उनसे 100, गैसेस मीडियम हो या फिर एटमॉस्फेयर हो तो उसमें तो साउंड की स्पीड वो तो बहुत ही कम होती है, 300 मीटर पर सेकंड से लेकर 1000, 1200, 1500 तक ही होती है। डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, और टेक्स्ट में उसके लिए टेबल भी दिया हुआ है और एक्स्ट्रा आप मटेरियल में से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है? और देखो कई बार एग्जांपल में एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स में कि डिराइव द न्यूटन्स फॉर्मूला और न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेव प्रोपगेशन इन अ मीडियम, ठीक है? सो लेट्स आई गिव अनदर हेडिंग एंड लेट्स आई शेयर वन अनदर ब्लैंक पेज। ओके, सो आई थिंक योर न्यू पेज, let's give heading न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन के लिए न्यूटन ने जो फॉर्मूला दी है वो, ठीक है? ओके, फॉर एन आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए वी कैन राइट एन इक्वेशन
PV is equal to N KBT if you know, है ना, हमने गैसेस वाले चैप्टर में फॉर्मूला डिराइव किया था, PV इक्वल टू N KBT, वेयर you know all the terminology. P pressure, V volume, N क्या बेटा, नंबर ऑफ, क्या बेटा, मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन वॉल्यूम, आपको जो भी वॉल्यूम दे उनमें केबी क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि इन केल्विन। ओके, सो चलो इस इक्वेशन में कुछ करते हैं, तूफानी करते हैं। लेट्स टेकिंग अ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेशन का वन टाइप है पार्शियल डेरिवेटिव। चलो राइट हैंड साइड तो एन केबीटी ऑल आर कांस्टेंट, सो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड तो उनमें दो टर्म है, देखो P एंड V, तो एक को कांस्टेंट रखे, दूसरे का पार्शियल डेरिवेटिव लो, तो ऐसा बनेगा P इंटू डेल्टा V प्लस, अब जो भी हमने कांस्टेंट रखा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और अनदर टर्म विल बी कीप एज कांस्टेंट। देखो तो P का कांस्टेंट रखा था, तो हम यहाँ पे P का डेरिवेटिव लेंगे, सो डेल्टा P, और कांस्टेंट क्या रखेंगे अब, V। ठीक है बेटा, यस और नो। चलो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड जाएगा, सो माइनस V इंटू डेल्टा P, ऐसा हो जाएगा, ये बेटा P है। ओके, चलो P को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, V को राइट हैंड साइड ले जाओ, सो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन P। देखो ये पूरी की पूरी टर्म डेल्टा V बाय V वो हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा, और P को लेफ्ट हैंड साइड, P को लेफ्ट हैंड साइड, सो P को सब्जेक्ट किया, माइनस डेल्टा P एज इट इज एंड डिवाइड बाय डेल्टा V बाय V। ठीक है, देखो तो डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V, दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन बाय, वी नो व्हाट इज दिस इज बल्क मॉड्यूलस, है ना, इसके लिए हम क्या लिख सकते थे, बल्क मॉड्यूलस B, सो P इज इक्वल टू B। ओके, सो हमें इनसे क्या फॉर्मूला मिलेगा, वेलोसिटी की जो भी फॉर्मूला थी, तो उनकी जगह P की जगह B हम रख देंगे, बल्क मॉड्यूलस की जगह प्रेशर रखेंगे, सो our formula will be V is equal to अंडर रूट, क्या था बेटा, B बाय रो था ना, तो क्या हो जाएगा P अपॉन रो, क्या लिखा बेटा, P बाय रो। ये जो हमें इक्वेशन मिला वो किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। also known as Newton's formula। ओके बेटा, यस और नो, तो एग्जाम में यदि पूछा जाए तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो और लिख भी सकते हो। ओके, 1 मिनट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा बेटा।
चलो, I would like to say that you should have taken screenshot for this formula. Okay, let's stop. I'm sharing here. और देखो बेटा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आएगा, सर हमने टी कांस्टेंट क्यों रखा? तो देखो मैं फिर से वो शेयर कर रहा हूँ. ये राइट हैंड साइड टी जीरो कैसे हुई? बिकॉज ऑफ टी कांस्टेंट. और टी कांस्टेंट क्यों? बिकॉज ऑफ, आपको लिखना होगा एग्जाम में, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि न्यूटन ने जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है वो उसने आइसोथर्मल बताया, है ना? न्यूटन ने प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन आइडियल गैस, वो प्रोसेस उसने आइसोथर्मल प्रोसेस बताया, यानी कि टी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है. गुड क्वेश्चन. एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर पी भी जीरो नहीं और टी क्यों जीरो हुआ? बिकॉज ऑफ टी, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, इसलिए आपको ये लिखना होगा, लेट्स टेकिंग अ पार्शियल डेरिवेटिव and for isothermal process, or you can rewrite that Newton have showing that the sound or a longitudinal wave passing through an ideal gas is an isothermal process, है ना? For an isothermal process. ये important है, एमसीक्यू के लिए भी ये याद रखेगा. Now we have to say that whatever the formula derived by the Newton is right or wrong, है ना? वो टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है. यदि आप वो डिराइव करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि राइट है कि रॉन्ग. इन प्रैक्टिस और इन प्रैक्टिकली न्यूटन ने जो उस टाइम पे फॉर्मूला डिराइव किया था वो तो थोड़ा कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में कैलकुलेट किया हुआ है. और उन्हीं एग्जांपल से यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेके यदि हम स्पीड कैलकुलेट करें तो 280 मिलती थी. तो उसकी मिस्टेक क्या हुई? देखो, न्यूटन consider, or Newton was believed that the propagation of sound wave in ideal gas is isothermal process. But when practically if measuring it, measuring the speed of sound wave, then they found that some basic mistakes in Newton's formula. ठीक है, देखो उसने वो बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है. उसने कंसीडर क्या किया कि वेव का प्रोपोगेट होना वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. बट व्हेन प्रैक्टिकली if measuring the speed, if we measuring the speed of sound wave, then there was a found
there was found that the some basic mistakes, है ना, कुछ मिस्टेक थी, तो वो मिस्टेक चेंज की और वो थोड़ा कुछ चेंज हुआ. सो नेक्स्ट, एंड द बेसिक mistake was that this sound wave propagation is not isothermal process, but it is an adiabatic process. ठीक है, चलो उसकी मिस्टेक क्या थी कि उसने प्रोपोगेशन जो बताया था वो आइसोथर्मल बताया था, लेकिन इन एक्चुअल द प्रोपोगेशन इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है. एंड दिस करेक्शन was did by Laplace. Laplace was the one of the mathematician, है ना. तो नेक्स्ट थियोरम हमारे लिए क्या लगेगा, द लाप्लास करेक्शन. सो टेक अ स्क्रीनशॉट and I am changing the page. Laplace correction. ठीक है, 1 minute, spelling mistake, I found that. Laplace's correction. उसने कुछ करेक्शन किया. ठीक है, तो क्या करेक्शन किया, तो उसने बताया कि द प्रोपोगेशन, अभी हमने लिखा, ऑफ साउंड वेव इन साउंड वेव इन gas medium is an adiabatic process. ठीक है, उसने वो जो बताया वो उसने एडियाबेटिक प्रोसेस बताया. ठीक है बेटा. सो बेटा, अकॉर्डिंग टू लाप्लास, है ना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस मीडियम इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, let's tell me if you remember what is the equation for adiabatic process for an ideal gas. मैसेज करो. For an ideal gas, for adiabatic process is given by, if you remember, PV raised to gamma is equal to constant. ये हमने डिराइव किया था, एक्स्ट्रा लेक्चर में भी डिराइव किया हुआ था. PV raised to gamma, where P is pressure, V is the volume, and gamma is constant, is the ratio Cp by Cv, if you know. तो हम जानते ही. Okay, let's taking partial derivative of above equation, है ना, इसी इक्वेशन का पार्शियल.
यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ पीवी रेज टू गामा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे देखो याद रखिएगा डेल्टा अभी भी हमने किया था पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना तो एक टर्म का कांस्टेंट रखते हैं दूसरी का करते हैं तो पहले पी कांस्टेंट रख देते हैं। चलो पी कांस्टेंट रखने के बाद अब दूसरी टर्मिनोलॉजी का करते हैं तो क्या होगा वी रेज टू गामा यानी कि वी रेज टू का गामा तो गामा की यानी कि पावर क्या होता है डेरिवेटिव में डिक्रीज होता है सो गामा -1 एंड पावर आगे तो पावर हम आगे लिखते हैं गामा इज एज इट इज। ठीक है चलो ऐसा हो गया। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी में क्या करेंगे हमने कांस्टेंट जो रखा था वो चेंज कर देते हैं तो वी रेज टू गामा एज इट इज एंड पी उसका क्या लिख देंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है और लेफ्ट हैंड साइड में देखो पहले p कांस्टेंट रखो देखो p कांस्टेंट रखा अब v रेज टू गामा का डेरिवेटिव सपोज यू हैव x रेज टू n तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे करते हो n x n -1 ऐसे करते हो ना सिंपल तो इससे देखो ये हो जाएगा। ठीक है तो पावर कितना था गामा पावर आगे मैंने लिख दिया यहाँ पे n पावर था तो आगे लिखा और एक पावर में डिक्रीज होता है सो गामा -1 और दूसरी टर्मिनोलॉजी में वी रेज टू गामा कांस्टेंट ले लो वी रेज टू गामा कांस्टेंट। ठीक है एंड डेल्टा पी उसका डेरिवेटिव तो डेल्टा पी होता है। चलो इतना याद रखेगा बेटा ये इतना याद रखिएगा। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है चलो अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है वो हम पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं देखो फिर से एक बार मुझे लिखवाना होगा हमारा इक्वेशन क्या बना था याद करो पी गामा फिर वी रेज टू गामा -1 प्लस वी गामा इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अब देख लो वही था ना इक्वेशन वी गामा इंटू डेल्टा पी। चलो कुछ मिस्टेक ना हो जाए और एग्जाम में देखो गामा एंड वी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो अब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है कैसे करना है वो चलो अब लॉजिक लगाओ कैसे करेंगे टेक्स्ट बुक तो डायरेक्टली बता दिया कोई बात नहीं। चलो ये टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है और यहाँ पे पी गामा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी रेज टू गामा एंड वी रेज टू -1 मैंने ये टर्म छुट्टी लिख दी। ठीक है और इज इक्वल टू वी रेज टू गामा इंटू डेल्टा पी। ओके बेटा चलो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है सो वी कैन से ऑब्वियस सर वी रेज टू गामा एंड वी रेज टू गामा कॉमन सो इट गेट्स कैंसिल आउट। चलो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब वी रेज टू -1 चलो मैं लिखता हूँ फिर से तो हमारी टर्म क्या बनेगी पी गामा v -1 सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और हियर डेल्टा p और कुछ रहा या बचा क्या हुआ देखिए ओके बेटा बट सी समथिंग इज मिसिंग लेट्स गो बैक पेज डेल्टा p वी रेज टू गामा चलो p गामा ओके जब भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी होती है देखो वी रेज टू गामा तो कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या चेंज करना पड़ेगा कैसे करते याद रखेगा p और ये टर्मिनोलॉजी का। ठीक है तो उसका डेल्टा वी तो ऐसे लिखना रह गया डेल्टा वी। ठीक है याद रखिएगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खास डेल्टा वी ये कैसे और कहां से चलो मैं बता देता हूँ कि वी रेज टू गामा है देखो वी रेज टू गामा तो हमने पूरा का पूरा पावर का किया। ठीक है वी रेज टू गामा का क्या हुआ गामा वी रेज टू गामा -1
और उसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा वी एज इट इज। चलो उसको अब हमें फिर से राइट हैंड साइड यहाँ पे डेल्टा वी जो बचा था वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी डेल्टा वी आएगा एज इट इज, है ना। देखो अब इसको इरेज करने के बाद फिर से लिखते हैं, क्या होता है देखिएगा। ओके, पी gamma v raised to gamma cancel out, delta v as it is v minus 1, so it is going to downwards, so v plus 1 हो जाएगा ना, v plus 1 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे डेल्टा। ठीक है बेटा, सो अब और कुछ करना है कि नहीं करना है? चलो p गामा v रेस्ट टू गामा गेट कैंसिल आउट, v इनवर्स, और देखो इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आने वाली है, राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो डेल्टा v बाई वी, डेल्टा v बाई वी वो मल्टीप्लीकेशन में तो डिनोमिनेटर में हम ले जा सकते हैं, सो p गामा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p एंड डेल्टा v बाई वी। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? उसको हम क्या बोलते थे? बल्क मॉड्यूलस भी बोलते थे, है ना। तो वी कैन आल्सो राइट b बल्क मॉड्यूलस b, डेल्टा p बाय डेल्टा v बाय v, तो हम उसको बल्क मॉड्यूलस b बोलते थे। सो b इज इक्वल टू p रेज टू गामा। सो न्यूटन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसकी जगह पे अब हमें डिराइव करना और लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल v इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा बेटा? गामा पी, बी की जगह पे क्या आ जाएगा? बी की जगह गामा पी बाय रो, रो इज एट इज। सो ठीक है, देखो हमें ऐसा फॉर्मूला मिला। ठीक है बेटा, याद रखेगा। और चलो उसको सेव करना तो सेव भी कर लीजिएगा। दिस इक्वेशन इज नोन बाय लाप्लास करेक्शन। ओके, अब देखो कैलकुलेशन की जाए, ठीक है, तो फॉर आइडियल गैस for ideal gas, if we calculate the value V by Newton's method, then it is nearly 280 meter per second, whereas देखो 280 milli, whereas by using Laplace correction method यानी कि फॉर्मूला V is equal to nearly 331 meter per second, and it is the nearly, ready, it is the near, so we can say the Laplace method was very good method, है ना। देखो इसमें कुछ चेंजेस है, चलो पता चला बेटा। यस और नो टेक्स्ट बुक में यदि आप फाइंड करो तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, और हमने ये जो कैलकुलेशन की है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और 1 मोल के लिए किया हुआ है ना, फॉर एन आइडियल गैस एट एसटीपी, है ना। उसके लिए यदि हम कैलकुलेशन करें, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक एग्जांपल, ठीक है, उसमें वैल्यू रख के आप सॉल्व करो तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली, सो द correction did by the Laplace was very good. So let's we have to save this portion.
Okay, and I am stopping here. So but I think we have taken too much time for this lecture. और फिर से एक बार आप देख लीजिएगा बेटा कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिराइवेशन किया हुआ है। ओके, सो इसी लेक्चर में आज हमने बहुत ही बढ़िया, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे तक का हमने लेक्चर लिया, पूरा का पूरा लेक्चर। उसमें हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, उनका स्पीड कैसे मेजर होता है ना, वो हमने कैलकुलेट किया। ट्रांसवर्स के लिए हमने स्ट्रिंग लिया था और लॉन्जिट्यूडनल के लिए हमने साउंड वेव किया, और साउंड वेव में डिफरेंट केसेस ले लिए और न्यूटन्स एंड लाप्लास करेक्शन वगैरह सब कुछ देखा। लंबा लेक्चर है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं कि चलो एक बार हम अब देखे मत और फास्ट फॉरवर्ड करके चले जाए। पूरा का पूरा लेक्चर है, शांति से लिखो और प्रिपरेशन करो। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय स्वामीनारायण।